गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसा कि मैंने कहा था कि सैटरडे संडे को हम लोग की करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी। तो सैटरडेज़ को तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन का इशू चलता है और इस तरह से शुरुआत हुई इसकी और इसकी जेनेसिस क्या है और अल्टीमेटली इसमें हम लोगों ने क्या देखा, मतलब करंट में उसकी सिनेरियो क्या है, किस तरीके से मॉस्क के अंदर अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल ने अपनी पुलिस फोर्स को घुसा दिया और इससे रिलेटेड जितनी सारी वायलेंस इंस्टिगेट करा गया हमास के द्वारा अगेंस्ट इजराइल, सब हम लोगों को पता है। आज का जो विषय है, जैसे मैंने कहा था, विजन के मटेरियल से शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे विजन का जो मटेरियल है ये एक वन टाइम मटेरियल है, बड़ा अच्छा मटेरियल है। ये ओपन सोर्स है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। इसका जो पहली टॉपिक है, ये 2021 के जो लोग IAS की प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अभी 2021 में सरकारी एग्जाम्स दे रहे हैं, खास करके IAS PCS, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और बात, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है ताकि हम लोग इस तरीके की वीडियोस और बनाते रहें। हमें पता है कि इस तरीके की वीडियोस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर आप एक बार इस लेक्चर को सुन लेंगे तो शायद आपको कुछ अलग लगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इशू है ना, वो इशू हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। जैसे मान लीजिए ये जो पहला इशू आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पहले इशू में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हमने आज ये 6 टॉपिक्स कवर करनी है। तो सबसे पहली बात, इसको शुरू करने से पहले ये ध्यान रखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बेसिक फीचर क्या होता है। तो जैसा मैं कह रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है या इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इन सब तमाम इश्यूज को डील करने के लिए हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि इन सब का जो स्टैटिक पोर्शन है, इन सब का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप में वो है या नहीं। अगर आप में वो नहीं है तो फिर आपके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़े हैं वो भी इन टॉपिक्स को कम से कम समझ जाएं। चलिए शुरू करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रीन है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रीन है। ये डॉक्ट्रीन जो है बेसिक स्ट्रक्चर की, ये आई थी सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से। उस केस का नाम है केशव नंदा भारती केस, हम लोग इस नाम से जानते हैं, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1973 में जजमेंट आई थी और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बन गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर को इसी पर्टिकुलर केस में आउटलाइन किया था। उन्होंने ये नहीं डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन उन्होंने ये जरूर डिसाइड कर लिया कि पार्लियामेंट जो है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो कोई सा भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड कर सके विदाउट टर्निंग अ हेयर। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने लिमिट कर दिया है पार्लियामेंट की पावर को। सो ये जो लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट को लिमिट कौन कर रहा है? लिमिट कर रहा है ये बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल। मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एस्पेक्ट को आप अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट जी, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसके ऊपर फाउंडेशन की तरह पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निर्भर करता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को नहीं चेंज कर सकते हैं, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी डेमोक्रेसी को दर्शाता है और डेमोक्रेसी भी इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर चलती है। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज अगर जुडिशियल रिव्यू आप ले लेते हैं तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई भी कुछ भी गलती करता है इन दी पार्लियामेंट और इन दी एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी उसको चेक नहीं कर सकता। तो अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो ये फ्री एंड फेयर वाला एस्पेक्ट मिस हो जाता है। तो आप समझने की कोशिश करिए, फ्री एंड फेयर जो है वो इक्वालिटी तक भी लीड करता है, फ्री एंड फेयर जो है वो जुडिशियल रिव्यू का ही एक पार्ट है। तो आप इस चीज को समझें। जैसे मान लो ये जो सेक्युलर और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक बेसिक फीचर है। कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट कल को कोई ऐसी लॉ नहीं निकाल सकती जो इस सेक्युलर प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो, क्योंकि अगर ये सेक्युलर प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रही है तो डेफिनेटली ये बेसिक फीचर के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेक्युलर रिलीजन के अंदर कोई चेंज करना चाहती है तो वो बेशक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रिपल तलाक की अभी पास हुई थी। ट्रिपल तलाक को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से, लॉ के थ्रू से हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज एन इलीगल थिंग राइट नाउ, लेकिन इससे हमारा सेक्युलर कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए ये जो लिस्ट है ये एक लंबी लिस्ट है और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसके अंदर और भी चीजें ऐड होती रहेंगी एज द टाइम प्रोग्रेस। जैसे मान लीजिए इसीलिए कहा गया कि सम प्रिंसिपल्स दैट आर प्रेजेंटली अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आर एज फॉलो। प्रेजेंटली इज द कीवर्ड। अब आगे चल के इसमें और ऐड होंगी फॉर श्योर, ठीक है। केशवानंदा जो इशू है केस की, ये लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर है, जिसमें एक फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट करी गई है, आर्टिकल 25, 26 एंड 31। अल्टीमेटली ये केस की जो डिटेल्स है वो रेलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। जो रेलेवेंट है वो ये है, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट। इसको मैं एक बार समझा देता हूं। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहती है कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग FR, मतलब फंडामेंटल राइट, अंडर आर्टिकल 368। अब ये 368 क्या है? 368 बेसिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर और पावर दे रखा है। तो इस शंकरी प्रसाद वाला जो केस है, इसमें यह बताया गया कि आप जो है साहब 368 के थ्रू से किसी भी
पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं और आप इन फंडामेंटल राइट्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। सेम जजमेंट सज्जन सिंह वाले केस में भी हुआ। अच्छा, इन दोनों ने जो ये जजमेंट दिया इसका बेसिस क्या है? इनका बेसिस ये है कि पार्लियामेंट जब भी कोई अमेंडमेंट करता है तो अमेंडिंग लॉ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, अमेंडिंग लॉ जो है ये इज नॉट इक्वल टू आर्टिकल 13 का ऑर्डिनरी लॉ। मतलब ये है कि अगर आपका 13 का जो ऑर्डिनरी लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ, आर्टिकल 13 में लॉ का डेफिनेशन दिया हुआ है, उस लॉ के डेफिनेशन से ये अमेंडिंग लॉ जो है वो अलग है। और क्योंकि अलग है तो 13 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगे गए हैं वो आपके अमेंडिंग लॉज पे नहीं लगेगा, स्वाभाविक रूप है। अब ये जो अमेंडिंग लॉ है ये क्योंकि 13 से इक्वल नहीं है तो आप अमेंडिंग लॉ के तहत आप कोई सा भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि 13 में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इसके ऊपर लगेगा नहीं। बात समझ में आया? तो ये शंकर प्रसाद सज्जन सिंह के बाद नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ केस। अब ये गोलकनाथ केस है, इसमें कहा गया है कि 368 डिड नॉट कॉन्फर अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब 368 जो है ये पावर नहीं देता है बल्कि ये सिर्फ प्रोसीजियर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजियर देता है, ये सिर्फ प्रोसीजियर बताता है आर्टिकल 368। और पावर कहां है फिर? पावर तो पार्लियामेंट है, प्रोसीजियर है, ये पावर नहीं दे रहा है, प्रोसीजर दे रहा है। तो पावर है कहां? ये पावर है एज फॉर दिस केस, पावर है आपके आर्टिकल 248 में। ये 248 क्या है? ये 248 जो है रेसिडुअरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट है। तो वो कह रहे हैं कि पावर 368 में नहीं दिया गया, सिर्फ प्रोसीजर या प्रोसेस दिया गया है। पावर के लिए आपको 248 में देखना पड़ेगा और 248 के तहत अगर पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो फिर से ये जो है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13 हो जाएगी। इसीलिए पार्लियामेंट जो है कैन नॉट अमेंड द एफआर। आप समझ पा रहे हैं? तो 13 के रेस्ट्रिक्शन को इंपोज करने के लिए इन्होंने कहा कि 368 में पावर नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर है। और पावर के लिए 248 में जाना पड़ेगा। जैसे आप 248 में पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो दिस पार्लियामेंट्री लॉ इज इक्वल टू दिस आर्टिकल 13 का लॉ एंड हेंस 13 का लॉ का जो डेफिनेशन है उसकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो 248 में भी लगेगी। ठीक है, इसलिए आप अमेंड नहीं कर सकते हैं एफआर को। मतलब जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट सज्जन सिंह एंड शंकर प्रसाद सेड। अब क्योंकि एक टसल हो रहा है, जब ये डॉक्ट्रिन बन रहा था बेसिक स्ट्रक्चर का, तो एक टसल हो रहा था बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव मतलब मेरा यहां पे कहने का मतलब है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब क्योंकि जजमेंट आया है नेताओं के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऑब्वियसली नेता लोग क्या करेंगे? दे विल गिव अ रिप्लाई। और बिफिटिंग रिप्लाई कैसा आया? अमेंडमेंट कर दिया 24th अमेंडमेंट एक्ट को लाकर, और फिर 25th अमेंडमेंट एक्ट भी इन्होंने पास करा। ये दोनों एक्चुअली इस गोलकनाथ के रिप्लाई में किया ताकि इसकी जजमेंट की कोई वैल्यू ना रहे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। जैसे मैंने कहा, मतलब ये बैक 24 जो है ये बैक टू दिस हो जा रहा है, फिर से सज्जन सिंह और शंकर प्रसाद को जजमेंट को वैलिड मान रहा है, इसको ओवररूल कर रहा है और कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, पार्लियामेंट कैन अमेंड अ लॉ। 25th क्या कहता है? 25th कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को कंपनसेट किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी को छीना जा सकता है। मतलब यहां पे आप एक्चुअली में एफआर जो है, आप एफआर को अमेंड कर रहे हो। क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ कॉम्पनसेशन। और ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये जो अमेंड आप कर रहे हो इट इज नॉट इक्वल टू 13 एज पर 24th अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? डीपीएसपी को प्रेसिडेंस मिलेगी ओवर द एफआर। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें जो 25th अमेंडमेंट है ये कह रहा है कि सारे डीपीएसपी को एक ओवर प्रेसिडेंस मिलेगी ओवर द एफआर, जबकि बाद में हम लोग को पता चलेगा कि सारे डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं मिलेगी, केवल 2-3 पे मिलेगी, जैसे आर्टिकल 39B एंड C। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि 39B एंड C पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं पॉसिबल है। तो ये बहुत ही आउटराइट, बहुत ही अग्रेसिव अमेंडमेंट है अगेंस्ट द जुडिशियरी। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन को पास किया जाता है जिसको 9th शेड्यूल में रख दिया जाता है। अब ये 9th शेड्यूल जो है ये सरकार का ये गवर्नमेंट का डस्टबिन है। आप इसमें अंदर कोई सा भी लॉ डाल दीजिए, जुडिशियल रिव्यू इसमें पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये सरकार का डस्टबिन है। इसको हम लोग ऐसे लॉ में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, ये सरकारी डस्टबिन है। एक दफा इसके अंदर कुछ डाल दिया तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है, तो फिर ये कैसे निकाल सकता है, ये कैसे इस पावर को हटा सकता है? इसीलिए केशव नंदा भारती केस का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और ये केशव नंदा भारती कहता है कि करंट सिचुएशन में आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं चेंज कर सकते हो, बल्कि आप जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और आप बेसिक स्ट्रक्चर को हटा नहीं सकते हो। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि जितने सारे जुडिशियल रिव्यू जैसे केसेस होंगे, जितने सारे अमेंडमेंट्स होंगे, उसको ये जुडिशियल रिव्यू का पर्पस होगा कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो किसी भी तरीके से बेसिक फीचर को हार्म ना करे, बेसिक फीचर को हर्ट ना करे। ये मेन उद्देश्य। तो इन्होंने क्या कहा? द लाइन ऑफ थॉट मेंटेन, मतलब लाइन ऑफ थॉट मेंटेन ये किया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग एफआर, लेकिन बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा एस्पेक्ट इन्होंने लगा दिया जो कि सरकार को एक लिमिटेशन की तरह लगने लगी। और ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट वाला जो चीज है ना, ये लिमिटेड गवर्नमेंट वाला जो चीज है, इसको और अच्छे भाषा में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या नॉन आर्बिट्ररीनेस। इसको ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। आई होप आप लोग को ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में आया होगा और यही करंट सिचुएशन है आज का। ठीक है, चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये क्या है।
इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये क्या है? चलिए, नमस्ते।